चलिए सीधा ले चलते हैं आपको, जहां सीएम मनोहर लाल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रैली संबोधित कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो आज प्रदूषण की स्थिति है, आज जो खराब वातावरण है, इसको साफ करने में, स्वच्छ करने में और जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम होता है। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री, बहुत ही हमारे अनुभवी नेता चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे साथी मंत्री भाई अनूप सिंह जी धानक, युवा नेता दिग्विजय सिंह जी हमारे जेजेपी के, जो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे इस बड़ौदा विधानसभा की माटी में जन्मे, न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश का नाम ऊंचा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो हमारे यहां से प्रत्याशी हैं, भाई योगेश्वर पहलवान हमारे बीच में अभी यहां बोल करके गए हैं, अगली सभा में गए हैं। ऐसे हमारे सभी सांसद श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, एमएलए बहन निर्मला चौधरी, सोमवीर सांगवान जी, प्रवीण डागर जी, हमारे स्टेज को संभाल रहे बहुत ही पुराने नेता हैं हमारे श्री शमशेर खरकड़ा जी, सफेदों से श्री करवीर सैनी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, रणधीर लठवाल जी, उमेश शर्मा जी, हमारे यहाँ के सरपंच भाई दलबीर जी, गांव के हमारे बहुत ही मौजूद नेता भाई रामवीर जाटान, श्री अनिल ढुल जी जेजेपी से, बलवान जांगड़ा, सत्यवान प्रधान, रामवीर राठी, सरपंच धनाना भाई सतवीर शर्मा, श्री राम धानक, कृष्ण कुमार वाल्मीकि, लीलू राम जी पंडित जी, ललिता भोरिया, राम कुमार जी, हरिराम जी, सभी हमारे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमको मालूम है कि आज की हमारी ये सभा, ये चुनावी सभा बड़ौदा की। दुर्भाग्य हुआ कि हमारे जो पिछले इस बार चुने हुए जो विधायक थे, उनका निधन हुआ, जिसके कारण से ये सीट खाली हुई और एक बाय इलेक्शन के रूप में आज हम सबको दोबारा से अपने विधायक को चुनने की बारी आई है। आज से ठीक 4 महीने पहले मैं इस विधानसभा में आया था। उस समय मैंने अपने लोगों से कहा था, यहाँ के जितने विधानसभा के लोग हैं, इनको कहा था कि आप ये मत समझना कि आजकल हमारा विधायक नहीं है। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, कोई सीट खाली होती है, तो मैंने ये कहा था कि जो मुखिया होता है सरकार का या विधानसभा का, जब तक नया एमएलए नहीं आएगा तब तक मैं आपका विधायक रहूंगा और विधायक के नाते काम करूंगा। और मैंने लगातार यहां के 54 गांवों में 66 की 66 पंचायतों में यह संदेश भिजवाया कि गांव का कोई भी काम हो हमारे पास भेजो। जितने भी काम हमारे पास आए, जिस विभाग के थे, जो 4 महीने में पूरे कराए जा सकते थे, सबको हमने पूरा कराया। पंचायतों के लिए पर्याप्त पैसे धन भेजा। अब ये ठीक है कि आचार संहिता लगने के बाद उसमें से कुछ पैसा यूं का यूं जमा रह गया, जो 11 तारीख के बाद सब अपने अपने गांव में लगाएंगे। 165 करोड़ रुपया 4 महीने में भाइयों बहनों इस बड़ौदा विधानसभा के लिए हमने भेजा। किसी विधानसभा में इतने कम समय में इतना पैसा कभी नहीं लगा होगा। लेकिन चूंकि या पिछले 15 साल से जो पिछड़ापन हमने देखा, जब से यह कांग्रेस के विधायक आते रहे हैं, चाहे वो सरकार के समय में थे चाहे बाद में थे, उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि यहाँ का विकास कैसे होना चाहिए। इस इलाके में पानी की समस्या वो हमारे ध्यान में आई, चाहे पीने का था चाहे सिंचाई का था। इस इलाके में जो बरसात के बाद पानी का भराव हो जाता है, वो स्थिति हमें ध्यान में आई। बिजली की समस्या, आज हमारे मुनीराम जी भी कह रहे थे थोड़ा बिजली की समस्या यहाँ है, उसको ठीक करा दो। मैंने वादा किया है कि अगले 11 तारीख के बाद कोई समस्या यहाँ नहीं रहेगी। आपको दिन में
सिंचाई के लिए पूरी बिजली मिलेगी, घर के लिए पूरी बिजली मिलेगी। हरियाणा में तो एक रिकॉर्ड बनाया हमने पिछले, जो अभी 54 साल में, इससे पहले कोई भी सरकार आई थी हमारी सरकार से पहले, हमेशा कहते थे कि हम गांव में 24 घंटे बिजली भेजेंगे। कोई मुख्यमंत्री सफल नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए, हमने हरियाणा में 6,500 में से 4800 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 24 घंटे दे रहे हैं, दिन रात देते हैं। इस इलाके का भी अगर कोई गांव अगर नहीं मिल रही होगी, रह गए होंगे, तो आने वाले समय में एक अभियान चला करके हर एक गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का हमारा काम है। और ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा गांव जगमग गांव इस नाते से। हमारा प्रदेश, जिसमें बड़ौदा विधानसभा भी है, किसानों का प्रदेश है। यहां समस्याएं क्या थी कि मुआवजा, अगर कहीं किसान की फसल खराब हो गई तो मुआवजा क्या मिलता था? 2.5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के चेक मिलते थे। हमने आने के बाद पर एकड़ 12,000 रुपया मुआवजा, ये हरियाणा पहला प्रदेश है जो सारे देश भर में सबसे ज्यादा मुआवजा देता, 12,000 रुपए। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसमें जिन लोगों ने बीमा कराया, किसी को 20,000 रुपए एकड़, किसी को 25,000 रुपए एकड़, उम्मीद भी नहीं थे कि हमारे घर में, हमारे खाते में पैसा आएगा। कंपनियों ने खाते में पैसे डाल दिए। और जब ये शुरू में सारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यक्रम चले, तो मुझे इसी इलाके के लोगों ने कहा कि किसी एक गांव में आप भी चेक काट के आ जाओ। निजामपुर गांव के लोग बैठे हैं यहाँ। कौन कौन है निजामपुर के? सारे धनाने के हैं। निजामपुर कितनी दूर है यहां से? 12 किलोमीटर। मैं धनाना गांव में आया था और एक ही दिन में करोड़ों रुपए के चेक बांट के गया था। निजामपुर में, निजामपुर में आया था और वहां करोड़ों रुपए के चेक बांट के गया था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा हमारे पास आएगा। और हर गांव में यहां भी आया ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा। किसान की हमने चिंता की। आजकल ये कांग्रेस के लोग बहकाने में लगे हुए हैं, डराने में लगे हुए हैं। अभी जो केंद्र सरकार ने 3 कानून पास किए, उन 3 कानूनों के लिए क्या डराते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, सारा कोई सामान बिकेगा नहीं। हमने कहा अभी तो नए नए कानून आए, हाँ बहका लो जितना बहकाना है, क्योंकि किसान हमारा भोला वाला जल्दी बहक जाता है। चौधरी देवलाल जी की ये धरती है। चौधरी देवलाल जी भी कहा करते थे कि भाई किसान को समझाना थोड़ा मुश्किल है, बहकाना बड़ा आसान है। तो हमारा भोला बड़ा किसान बहक जाता, लेकिन हमने कहा हम समझाएंगे भी और सिद्ध करके बताएंगे कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा गलत है। हमने समझाया और आज प्रत्यक्ष 1 महीने से आप देख रहे हैं मंडियां बंद हुई हैं। क्या मंडियां चल रही है ना? बाजरे के 6 परचेज सेंटर बड़ौदा विधानसभा में इस बार चले हैं, जो पहले कभी नहीं थे। बाजरे के सेंटर खुले कि नहीं खुले? खुले हैं। एमएसपी पर बाजरा बिका कि नहीं बिका? बिका है। कोई माई का लाल एमएसपी यहां खत्म नहीं कर सकता। और मैंने तो आज पिछली सभा में घोषणा की है, यहां भी करता हूं कि हरियाणा में एमएसपी खत्म हो गया तो ये मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा भाइयों। हमने तो इन कानूनों से, बैठो भाई, ध्यान में आ गया, बिना पर्ची बिना खर्ची बैठ जाओ, ठीक है, नीचे करो। पेंडिंग ड्राइवर भी लावाएंगे। बहुत से काम हमने किए हैं। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे दी। नीचे करो, ये बैनर नीचे करो। इसी प्रकार से हमने कितने ही लोग, जो हमारे गेस्ट टीचर थे वो हमने लगवा दिए, कंप्यूटर टीचर थे वो लगा दिए, एक इंडस्ट्रियल फोर्स के लोग वो सड़कों पर घूमते थे वो हमने लगा दिए। अभी पीटीआई टीचर, उनके साथ 1983 लोगों का सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आ गया था। हमने कहा भी तुम्हारे भी चूल्हे जरूर जला के रखेंगे, बंद नहीं होने देंगे। हमें संवेदनशील सरकार है। हमको पता है कि एक आदमी एक उम्र के बाद अगर काम काज छूट जाए तो क्या हालत होती होगी घर की। लेकिन ये संवेदना हमारी कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं दिखाई। तो मैं बात कर रहा था किसानों की। एमएसपी लागू रहेगा लगातार।
मंडियां चालू रहेंगी लगातार। और ये जो बात करते हैं 3 कानून की, और फिर कह देते हैं कि पंजाब ने कानून पारित कर दिया कि एमएसपी से नीचे जो भी कोई खरीदेगा उसको 3 साल की कैद हो जाएगी। मैंने कहा कौन सी फसल की बात करी इन्होंने, कि फसल तो 2 ही करी है, कौन सी, धान और गेहूं। मैंने कहा धान और गेहूं की बात करके कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है। धान भी गेहूं भी केंद्र सरकार खरीदती है, एफसीआई लेके जाता है, उसमें पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई बाहर बिकता नहीं है। हिम्मत तो तब करें हरियाणा की तरह बाजरा खरीद के दिखाएं, सरसों खरीद के दिखाएं, और सूरजमुखी खरीद के दिखाएं, मूंग खरीद के दिखाएं, मूंगफली खरीद के दिखाएं। ये सब्जियां हैं जो हरियाणा अलग से एमएसपी पर खरीदती है। ये हमने तय कर रखा है, क्योंकि सेंटर नहीं खरीदेगा, स्टेट खरीदेगी, बाद में स्टेट को इसका घाटा भी होगा। घाटा हम अपने किसान को फायदा करने के लिए सरकार घाटा सह लेगी, लेकिन हम राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के या पंजाब के किसान को जहां सस्ता बिकेगा यहां आकर के पूरा कीमत उनका नहीं खरीदेंगे। हमको अपना खरीदना चाहिए कि बाहर वालों का खरीदना चाहिए? अपना खरीदना चाहिए। तो इस बात से सावधान रहना। हमने चैलेंज किया है इनकी कांग्रेस की पंजाब और राजस्थान सरकार को कि बताएं कोई बाजरा खरीदा है तो किस भाव खरीदा है, कोई 2 मन खरीदा है क्या? और हमने 6 लाख मीट्रिक टन ये बाजरा खरीदने का अपना हिसाब बनाया हुआ है। बल्कि यहां की मुझे शिकायत मिली कि इस इलाके का बाजरा जरा जल्दी खरीदा जाए। हमने कहा भाई अगले 2 दिन, कल और परसों, जिन्होंने अपना फसल रजिस्ट्री करा रखी है, अगर टोकन नहीं भी मिले हैं, हम आदेश करेंगे कि वो सीधा जाकर के बिना टोकन के भी जाके बेचाएं जाकर के। बाजरे वाला इलाका भी थोड़ा है, जीरी भी। जीरी कुछ लोगों ने कहा कि जी 1509 जो है वो सस्ती होगी। मैंने कहा हम एजेंसियों कहते हैं कि 1509 वो भी एमएसपी से नीचे नहीं जाएगी, 1888 तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नीचे नहीं बिकने देंगे। बासमती की खरीद हमारी है नहीं भाई, बासमती प्राइवेट खरीद है, लेकिन वो भी 1888 से नीचे जाए तो गारंटी है उससे नीचे नहीं जाने देंगे। जो एमएसपी है वो चावल के लिए, सबके लिए लागू करेंगे। तो इसलिए भाई बहनों, यहाँ के विकास की जितनी बातें हैं हमने पिछले 4 महीने की इतनी कर दी है, जो इनके एमएलए रहते हुए पिछले 15 साल में भी ये नहीं कर पाए। और आगे भी जो काम आप बताएंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमने कई कामों की और भी घोषणाएं की थी पहले, यहाँ आचार संहिता के कारण से शुरू नहीं हो सकी, चाहे वो यहाँ की आईएमटी हो, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ हम आईएमटी इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर हैफेड की चावल की मिल लगाएंगे, ताकि आपका चावल यहीं का यहीं और उसकी प्रोसेस हो जाए, यही उसी चावल की मिल में जाकर के चावल बना सके। नेशनल हाईवे 2 वो यहाँ बन रहे हैं। बुटाना में जनता कॉलेज, इसकी यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, और तुरंत यूनिवर्सिटी बना करके, और जैसी यूनिवर्सिटी वहां बुटाना वाले चाहेंगे वैसी यूनिवर्सिटी वहां बनाएंगे। 2 कॉलेज आपको दिए हम, चाहे भैंसवाल का कॉलेज दिया है और चाहे बड़ौदा का कॉलेज दिया। लड़कियों की शिक्षा के लिए हम गतिमान हैं। हमने कहा कि जितने 48 लड़कियों के कॉलेज इन 6 सालों में खोले, 48 कांग्रेस सरकार में पिछले 48 साल में भी नहीं खोले थे। तो हमारे विकास की गति लगातार एक जगह का ध्यान करते हैं, कोई कमी नहीं आने देते हैं। हम तो इस कांग्रेस के झूठ से बचने के लिए आपको आगाह करते हैं। ये झूठ लगातार इनके, जब से ये विपक्ष में आए हैं, क्यों बोलते हैं? तड़प है बहुत, इतनी तड़प है कि सत्ता में बाहर रहे हुए कभी 6 साल एक साथ नहीं रहे थे। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ना, ऐसे बिना राज के तड़प रहे हैं। क्यों? ये राज को भोगने के लिए आते हैं। इस राज को करके इसमें से लूटा खसोटी कैसे की जाए, जमीनों को बेच करके उसमें किस प्रकार से अपने घर भरे जाए, ये इनके काम रहे हैं। हम लोग सत्ता को सेवा का साधन मानते हैं। अगर सत्ता मिली है तो एक मेरा गरीब आदमी, गरीब परिवार, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, ये हमारी चिंता रहती है। हमने 2014 में जब चुनाव लड़ा, सारे हरियाणा के लोगों ने कहा कि हरियाणा के लिए जियो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये जो 3.25 करोड़ लोग हैं हरियाणा के, ये मेरा परिवार है। हम कहते हैं
हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और ये कहते हैं अपना न देख बाकिया न दे फेंक। ये सिर्फ अपने अपना न देखें, कोई इनको सहन नहीं होता दूसरा। हमने नौकरियां दी, सबको मेरिट पर दी, पढ़ा लिखा नौजवान आ जाओ भाई आगे, पर्ची खर्ची जैसा भाई ने कहा हमने बंद कर दी। सारे सबके पढ़ लिख करके आ जाओ मैदान में और सबके चूल्हे जलेंगे। और भाई कोई कमजोर रह जाए तो उसको भी हम किमें न किमें हुनर सिखा के काम लायक बना देंगे, घर में नहीं बैठने देंगे किसी को। ये हमारी गारंटी है। 15 साल से लेकर के और 35 साल तक का कोई नौजवान, उसको कोई ना कोई धंधा जरूर मिलना चाहिए। एक बार नौजवानों की अगर रोजगार की बात बढ़ गई पूरी, तो इसमें से हरियाणा को कोई पीछे नहीं कर सकता। अभी हम एक कानून बनाने जा रहे हैं कि अब नई इंडस्ट्री जो आएगी हरियाणा में, जो रोजगार मिलेगा उसमें 75% नौजवान हरियाणा के होंगे, हम बाहर के लोगों को नहीं लेंगे। हमारे यहां पंचायतें इतना बढ़िया काम कर रही हैं, चाहे विकास के काम हैं, चाहे स्वच्छता के सफाई के काम हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछली टर्म में पढ़ी लिखी पंचायतें लाए थे। कोई भी पंच सरपंच या जिला परिषद पंचायत समिति बिना पढ़ा लिखा मेंबर नहीं बनेगा। कई शर्तें लगाई थी, लोगों ने बहुत आलोचना की उस समय। हमने कहा नहीं, हम एक लेवल नेताओं का ऊपर उठाना चाहते। बहुत लाभ हुआ हमको, बहुत अच्छे अच्छे लोग मैदान में आए। और अब अगली बार फिर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, कंपटीशन खड़ा हो गया गांव गांव में। 7 स्टार सिस्टम हमने शुरू किया कि जो ज्यादा बढ़िया काम करेगा इन बिंदुओं पर, उसको हम 7 स्टार का सर्टिफिकेट देंगे, उनको इनाम देंगे। और अभी भी सफाई अभियान में सारे देश में, ग्रामीण सफाई अभियान में सारे देश में हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है, नंबर 1 पर। शहरी अभी अब नंबर 2 पर है। हमारे से आगे कुछ और प्रदेश निकले हुए हैं। लेकिन इस स्वच्छता अभियान में हमने घर घर से एक संदेश भेजा कि आप लोग खुले में शौच जाना बंद करो। लुट्टा ठा के बाहर जाया करते जंगल में, बंद हो गए ना सारे, घर घर में। और शौचालय बनवा दिए। कोई घर अब ऐसा नहीं है जिसके घर में शौचालय नहीं। पानी पीने के लिए घर घर में नल हम देंगे। 8 लाख परिवारों में नल पहुंच चुका भाइयों बहनों। अभी हमारा 29 लाख का टारगेट है आगे आने वाले 2 साल के अंदर। हर घर के अंदर नल पहुंचना चाहिए। इसलिए इन सब बातों को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, हरियाणा के अंदर आप सब लोग सुनते हैं, देखते हैं, देश में नाम चमकाएंगे। लेकिन देश में नाम तब चमकेगा जब एक दिशा बड़ौदा के लोग तय कर लेंगे। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, केवल बड़ौदा का इलेक्शन है। और इस बड़ौदा के इलेक्शन में सब पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और हमारे कैंडिडेट का है। पिछले 7 दिन से हमारे कैंडिडेट की पोजीशन, जैसे दिग्विजय भाई ने कहा, हजारों वोट से जीतने की बनी है, हजारों वोट की। लेकिन ये और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई 2 आदमियों में मुकाबला होता है ना, कमजोर नहीं समझना चाहिए सामने वाले को। आखिरी दिनों में दाव चलते हैं। ये ठीक है, दाव खेलने में हमारा पहलवान अपने पहलवानी के दाव लगाएगा तो कांग्रेस के कैंडिडेट को धराशायी करेगा। इसको बहुत दाव आते हैं। अब वो सामने तो ऐसा है, नाम भी, मुझे तो नाम याद भी नहीं आ रहा, बहुत। अब वो इलेक्शन से पहले क्या नाम सुना था किसी ने? कोई नहीं सुना, किसी ने पता ही नहीं कौन था। और हमारा पहलवान न केवल बड़ौदा, न केवल सोनीपत, पूरा प्रदेश, देश और दुनिया जान गई थी कि भाई कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई देश का नाम करने वाला योगेश्वर पहलवान सोनीपत की, बड़ौदा की धरती का नौजवान है। तो इसलिए हमें इन दोनों का मुकाबला देखना है। योगेश्वर पहलवान जीत करके आपके सबकी समस्याओं का समाधान, चाहे कोई डिमांड होगी, कोई समस्या होगी, चंडीगढ़ में आएगा, आधी रात भी आएगा तो हम कागज को देख के बिना साइन कर देंगे, इनके ले जाएगा। चैन से नहीं बैठेगा, और अगर ये चैन से बैठेगा तो मैं बैठने नहीं दूं।
भाई झंडी तो लेके रहोगे तुम, झंडी मिलेगी। बस हम लोग धनाना और इसके आसपास के जो गांव हैं, सारे जिम में जो 4-5 गांव और मैं लगा के जा रहा हूं, धनाना के जिम में छपरा, धनाना, गढ़वाल, बावड़, निजामपुर, ये सारे आसपास है ना। हाँ, ये जो सब गांव में जीत चाहिए, बोलो जीत दिलाओगे? पक्का? आप इन गांव में जीत दिलाओगे, फिर हजारों वोट से भाई योगेश्वर को जिताने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, कांग्रेस के लोग तो बापू बेटा चुनाव अपने लिए लड़ रहे हैं, उनकी इज्जत खराब हो रही है। शुरू में जो कह रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट की तो जमानत जब्त हो जाएगी, और अब पसीने आए फिरते हैं, सवेरे शाम घूम रहे हैं। दोनों के अलावा और कोई नेता है नहीं उनके पास। हमारे नेताओं की लाइन लगी हुई है, सारे दोनों पार्टियों के, हमारे गठबंधन के सारे नेता हर गांव में जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं। इसलिए आप योगेश्वर को जिताएंगे तो बड़ौदा की जीत होगी, कांग्रेस को जिताएंगे तो उनके बड़े नेताओं की इज्जत बचेगी। हमने अपने बड़ौदा की चिंता करनी है कि किसी और की करनी है? अपनी बड़ौदा की करनी है। जब बड़ौदा की चिंता करनी है तो हम लोग अपने इन गांवों के आसपास से अपने कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएं। इतना ही आपको निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।